स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वाला चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेक श्योर यू डोंट स्किप इट। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो एक जो राइटर थे उन्होंने कहा था कि भाई मान के चलिए पूरा एक यूनिवर्स है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं। और मान के चलिए उस पूरे यूनिवर्स में आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के बाहर जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सब किसका पार्ट है? वो है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। और क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कोई चीज छोटी हो, कोई चीज बड़ी हो, कोई चीज रिलेवेंट हो ना हो, किसी ना किसी तरीके से कम एक्सटेंट पे या ज्यादा एक्सटेंट पे वो कभी भी बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है। सो एनीथिंग दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इज टर्म्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमने इतनी बार पढ़ ली है कि नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट। अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। तो जैसे हमारे लिए वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे आसपास होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए भी एनवायरनमेंट वो चीजें होती हैं जो उसके आसपास होती हैं, जो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैं आपको एब्रिविएशन देती हूं, ये हर जगह काम आएगी। इसे हम बोलते हैं पेसल, राइट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एनवायरनमेंट, राइट? तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि एक आपके एनवायरनमेंट में, जो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। अब जो ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ये कैसे होंगे? ये या तो बिजनेस के लिए कस्टमर होंगे, या बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके सप्लायर्स होंगे, या फिर क्या होगी? गवर्नमेंट होगी, राइट? तो अगर मैं इंसानों की बात करूं या इंसानों के ग्रुप्स की बात करूं तो वो बनाते हैं कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स और गवर्नमेंट, और ये सब मिलकर बनाते हैं आपका पेसल, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए उन्हें एनालाइज करना जरूरी है क्योंकि वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेंगे, वो बिजनेस की एग्जिस्टेंस को इंपैक्ट करेंगे। और क्योंकि वो ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, तो बिजनेस को डिसीजंस जो लेने हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो इस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए बनानी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज सो important for you to understand, ठीक है? अब बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें पता है फीचर्स और इंपॉर्टेंस तो समझेंगे ही समझेंगे, राइट? तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसे एक बार टोटलिटी में देखेंगे। अब टोटलिटी का ही पहला हमारा फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैं कह रही हूं कि ये मेरा बिजनेस है, राइट? और इसमें मैं 8 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जिसे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है? ये मैंने यहां पर बना लिए कुछ फैक्टर्स, ठीक है? ये ऐसे मैंने बना लिए। अब इन सारे फैक्टर्स का जब मैं सबमिशन लूंगी, यानी कि मैंने एड ऑन कर दूंगी कि भाई ये वाला एनवायरनमेंट भी है, ये भी इंपैक्ट करता है, ये भी इंपैक्ट करता है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी मेरे कंट्रोल में है, तो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी तो इन फोर्सेस को मैं मिलाकर क्या कहूंगी? बिजनेस एनवायरनमेंट कहूंगी। अगेन पेसल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इंपैक्ट कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं और कुछ चीजें जनरल होती हैं। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूं कि आईटीसी के कॉम्पिटिटर्स बताइए मुझे, तो आप कहेंगे मैम सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राइट? HUL है, ठीक है? अब ये चीज क्या है? ये बहुत स्पेसिफिक है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्पेसिफिक होंगे। आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, मैं कहूं कि भाई ऑडी का कॉम्पिटिटर कौन कौन है? BMW है, मर्सिडीज है, राइट? तो ये क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक चीजें होंगी, राइट? और कुछ होती है जनरल फोर्सेस, जैसे गवर्नमेंट कौन सी है इंडिया में इस टाइम पर, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या वो प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट? इस टाइम पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसका क्या हाल है, जो लीगल चीजें हैं वो क्या है, राइट? तो कुछ चीजें तो ऐसे होती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस पे के लिए स्पेसिफिक होती हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने लेट से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो ईवीज होते हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ निकाला, या लेट से आजकल भाई बहुत चल रहा है पोल्यूशन, तो डीजल गाड़ियों के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज
निकाले गए कि भाई जो अब डीजल इंजन आएंगे उसमें ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक चीजें जो एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बॉदर कर रही है, राइट। और कुछ चीजें जनरल होती हैं, जैसे इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी की सरकार सपोर्टिव है प्रोडक्शन को लेके, क्या वो सर्विस इंडस्ट्रीज के सपोर्टिव है या नहीं है, ये है जनरल फोर्सेस, राइट। तो कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं और कुछ चीजें जनरल होती हैं। हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये सब स्पेसिफिक होते हैं। गवर्नमेंट, सोशल ट्रेंड्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जनरल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। अब एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, कैसे होती है? अब लेट्स से कोई फैशन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब वो जो फैशन ट्रेंड है, लेट्स से वो आपके रिलीजियस बिलीफ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, अब आपने बहुत बार देखा है कि जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडाज बन जाते हैं, तो वो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बिजनेस में जो एनवायरमेंट में चीजें आती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हम उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम सॉलिड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई यहां पे ये चीज खत्म हो रही है, यहां पे ये चीज शुरू हो रही है। अब जैसे मैं कह रही हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि हमारा लीगल सिस्टम कैसा है, राइट। अब गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल फोर्सेज में आ रहा है, एनवायरमेंट में आ रहा है, लीगल भी उसका पार्ट हो रहा है, एंड दे बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं आपके बिजनेस एनवायरमेंट में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, एक का इंपैक्ट दूसरे पर भी आता है। अब मैं कह रही हूं कि ये मेरा बिजनेस है, इसका बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट इस पर आएगा, लेकिन एक दूसरे की चीजों पे ये जो ये एलिमेंट्स हैं इनका इंपैक्ट एक दूसरों पे भी आएगा, राइट। सो दे आर इंटर रिलेटेड इन मेनी टर्म्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विद अस इज डायनामिक नेचर। अब ये तो हमें पता है, हम बार बार डायनामिक 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 मैनेजमेंट में भी इतनी बार पढ़ चुके हैं। एवर चेंजिंग, क्या एवर चेंजिंग है? बिल्कुल है भाई, रोज नई पॉलिसीज आ जाती है, रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, रोज स्टॉक मार्केट का नया हाल होता है। तो जब इतने सारे चेंजेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंट हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा बदलता रह रहा है, तो हमें भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अब डायनामिक से ही हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी। अब जब चीजें हमेशा बदल रही हैं तो अनसर्टेनिटी तो होगी, हमें नहीं पता, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, लेकिन हमेशा वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इस साल किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी बारिश आ जाएगी, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर सो मच रेनफॉल कि भाई क्रॉप्स का हाल क्या होगा, टूरिज्म का हाल क्या होगा, लेकिन हुआ ना। अब इतने सारे लोग जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, जो जिनका पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे ही चलती है, वो आजकल बिल्कुल बंद पड़ रखी है क्योंकि इतना फ्लड लाइक कंडीशंस आ गई हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, राइट। अब रेनफॉल की प्रिडिक्शन थी कि हाँ हर साल जितनी बारिश होती उतनी होगी, बट इस बार कुछ ज्यादा हो गई, तो इस वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी इन सारी जगहों की, ऑब्वियसली उन्होंने सफर किया होगा, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं आपसे कह रही हूं, लेट्स से हमने डिमांड एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं, जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, राइट। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब हम डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो डिमांड को इंपैक्ट करती हैं, जैसे एक कस्टमर की इनकम क्या है, राइट। उसके बाद जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं या जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइजेस क्या हैं, जो सोशल एनवायरमेंट है वो कैसा है, जो लीगल एनवायरमेंट है वो कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम डिमांड को पढ़ रहे होते हैं, हम हमेशा एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिलेशन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सारी चीजों का रिलेशनशिप एक साथ देखने लगेंगे तो चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से बेटा, जब बिजनेस एनवायरमेंट में इतने सारे एलिमेंट होते हैं, अगर हम सबको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम एक एक करके कि भाई पॉलिटिकल चीजों का क्या इंपैक्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पिटिटर्स का क्या इंपैक्ट आ रहा है, कस्टमर्स का क्या इंपैक्ट आ रहा है, जो हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर सबका रिलेशन एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। क्योंकि कंबाइंड टोटालिटी में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बहुत छोटा सा है, तो इसीलिए ये बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट बात करें रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का क्या मतलब है? द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड बिजनेस टू बिजनेस, राइट। अब ये चीज भी क्या है, रिलेटिव, मतलब हर एक चीज हमको क्या है, इट इज रिलेशन टू समथिंग। अब मैं कह रही हूं कि इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारा फूड इंडस्ट्री में ही आता है कि फूड इंडस्ट्री जैसी यूएस में है वैसे इंडिया में रह के काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स टोटली डिफरेंट है इन यूएस एंड इन इंडिया, राइट। तो जो जितने भी आपके फूड आउटलेट्स हैं, जैसे KFC है या आपका मैकडोनल्ड है, दे हैव टू मोल्ड देयर मेन्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे आर वर्किंग इन। सो रीजन टू रीजन, बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री।
नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पर। फीचर्स हमने समझ लिए, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस भी एक बार साथ में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब मैं आपसे कह रही हूं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की, जब मैं कह रही हूं इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतने कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ये उसका आंसर है, दैट व्हाई डू वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स, राइट, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है और थ्रेड भी क्रिएट करता है। आप अपॉर्चुनिटी जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे आपको उतना जल्दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि जब आप कोई चीज सबसे पहले करते हैं तो आपका नाम सबसे पहले उसमें क्रिएट होता है, तो लोग आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, राइट। अब अगर मैं इसमें एक सिंपल सी बात करूं जो आप लोगों को समझ में आएगी, अगर आप ये इन्फ्लुएंसर्स का आजकल देखेंगे, ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जब से इंस्टाग्राम आया था तब से दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग इट, राइट। तो जब से वो कर रहे हैं तो आज के टाइम पे उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि कोई भी न्यू इन्फ्लुएंसर उन्हें कंपटीशन नहीं दे सकता है। व्हाट इज दैट? दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम को टैप कर लिया था, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गेट फेमस एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। जब हम सब इंस्टाग्राम पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे, जब ज्यादातर लोग फेसबुक पे लगे हुए थे, उन्होंने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ भाई ये एक नई चीज आई है, इट शुड बी यूज्ड, राइट। तो इससे हमें क्या मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जैसे अब जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे क्रूड ऑयल खत्म होता जाएगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि पेट्रोल और डीजल के साथ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज कर लें उतनी जल्दी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैंने थ्रेड्स की बात की थी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो थ्रेड्स भी आएंगी, राइट। अब किसी के लिए, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जिसने इग्नोर कर दिया उसके लिए क्या था? थ्रेड था। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लैकबेरी की या मैं बात करूं नोकिया की, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि भाई लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ जा रहे हैं, एप्पल की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सैमसंग की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दोज पीपल हैव रियलाइज्ड कि उन्हें मार्केट में टच स्क्रीन फोन्स लेके आने हैं, उन्हें स्मार्टफोन्स लेकर आने हैं, राइट। ये आउटडेट इतनी जल्दी हो गए क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही रियलाइज नहीं किए, और इसीलिए ये कंपनीज आजकल एग्जिस्ट नहीं करती हैं, राइट। तो जैसे यहां पे भी एक मैंने एग्जांपल दिया है कि कोडेक अब नहीं बचा है, लेकिन कैनन ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, राइट। तो कैनन के लिए क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी बन गई, और कोडैक के लिए क्या बन गया? थ्रेट बन गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट भी देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर आपने टाइम से आइडेंटिफाई कर लिया तो वो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपसे मिस हो गई तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? थ्रेट बन जाता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। अब आपको पता है, अब आप सोच रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चीजें हो रही हैं, आपको पता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे? पॉलिसीज बना लेंगे, राइट। अब लेट्स से अब कुछ प्रोडक्शन फर्म्स ऐसी होती हैं जहां पर एमिशन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो उन्हें इन चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या चल रही हैं, हमें एक कैपेसिटी में रहकर प्रोडक्शन करनी है, राइट। तो इसीलिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। मैम कैसे इंप्रूव होगी परफॉर्मेंस? अब आप क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, आप चीजों को पहले से ही एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूं लेटेस्ट वेस्ट साइड, लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा पिछले कुछ साल में वेस्ट साइड जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने अचानक से रियलाइज किया कि जो फास्ट मूविंग फैशन है, राइट, जैसे मैं बात करूं H&M की, ठीक है, फास्ट मूविंग फैशन, हर 6 महीने में नया स्टॉक ले आएंगे, हर 6 महीने में सेल लगा देंगे, हर 6 महीने में नए डिजाइन आ जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूं Zara की, अगर मैं बात करूं मैंगो की, राइट, ये क्या कर रहे हैं? ये फास्ट फैशन लेकर आ रहे हैं। तो वेस्ट साइड ने भी क्या किया? ये आइडेंटिफाई किया कि भाई जिस तरीके से हम अपना क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं चलने वाला है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेंड पे आना पड़ेगा और हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे? हमने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, हमने देखा कि भाई जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, उसे फास्ट मूविंग फैशन चाहिए है, सो वी हॉप्ड ऑन टू द ट्रेंड, और वेस्ट साइड भी आ गया अपनी लेटेस्ट ट्रेंड्स पर और उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कोविड का कि जितने भी बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं आ पाए वो आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग की बात करूं
करूं, अब ऑफलाइन टीचिंग खत्म हो चुकी है, बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलना है, पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं, सब लोगों को बैठे बिठाए घर में बेड से एक स्नैक्स खाते हुए पढ़ाई करनी है. सो हियर आई एम टीचिंग ऑनलाइन. ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. ओके, अब यूजफुल रिसोर्सेज कैसे टैप करेंगे? अब हमें पता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि जी ट्रम्प साहब आ गए हैं, उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, राइट. अब उसे देखा देखी बाकी कंट्रीज भी ऑब्वियसली बात है रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, ठीक है. तो वह जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक बैकलीश लेने वाला है, उस पर बहुत बड़ा ब्लो आने वाला है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है. तो ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो बाहर से अपना रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ठीक है. तो उन्हें पता है कि भाई एक तो वॉर लाइक कंडीशंस हो रखी हैं हर जगह से, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बहुत दिक्कत दे रही हैं हर जगह. अब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट, ये सारे जहां पे प्रोडक्शन होती थी, जहां से रॉ मटेरियल आता था, यहाँ पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है. जहां से चीप लेबर आती थी वहां पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है. तो जितनी भी कंपनीज ऐसी थी, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस ऐसे हैं जो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग अप ऑन ऑल द रॉ मटेरियल, राइट. तो जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं वो अभी से क्या कर रहे हैं, स्टॉक अप करना शुरू कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके मिले ना, प्राइसेस बढ़ जाएं, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, हमारे बिजनेस पर आएगा, राइट. तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके कोई रिसोर्स जो आपके लिए बहुत रिसोर्सफुल होने वाला है वो खत्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, या बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, या अवेलेबल नहीं होगा, आप क्या करोगे, उसे स्टॉक करना शुरू कर दोगे. और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करोगे तब, राइट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. अब मैंने अभी आपको बताया जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है. अब डायनामिक है तो चेंजेस के साथ कोप भी तो करना है. अगर आप रेजिलियंट होकर बैठ गए, अगर आप अड़ के बैठ गए कि नहीं भी मैं तो नहीं चेंज होऊंगा, जैसे ब्लैकबेरी ने किया, जैसे नोकिया ने किया, तो आप मार्केट से फ्लश आउट हो जाएंगे, राइट. तो आपको क्या करना है, जो आपके आसपास चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को भी मोल्ड करना है, चेंज करना है, राइट. असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशंस. ठीक है, अब ये जो पूरा हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं ये हमें मार्केट को समझने में हेल्प करता है. स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो इन सब चीजों में क्या होता है, आपको मार्केट कंडीशन समझ में आती है. जैसे अब आपको पता है कि आजकल भाई बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, ठीक है. तो हमें, आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे 36 प्रोटीन ब्रांड्स आ जाएंगे, राइट. अब आपने देखा होगा कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोग नॉर्मल बिस्किट्स नहीं खा रहे हैं, अब लोग खा रहे हैं कुकीज. तो आपके पास भाई कम से कम 20 होम बेकर्स के इंस्टाग्राम वो आ रहे होंगे, फीड्स आ रहे होंगे, राइट. सो व्हाट इज दिस, दिस इज मार्केट कंडीशन. समझना कि भाई किस चीज की जरूरत है, कस्टमर क्या चाह रहा है. कस्टमर चाह रहा है कि उसे सब कुछ बेस्ट मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, घर पे बैठे बैठे मिले. तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और जब हम मिस कर देते हैं तो हमारे लिए थ्रेट बन जाता है. तो ये है आपके इंपॉर्टेंस, राइट. ये है 7 इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर एग्जाम पर्पस. उसके बाद ये है हमारे पास नेचर, राइट. नेचर फीचर्स, नेचर फीचर्स यहाँ पे नेचर के नाम से भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है. तो याद रखना है ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके. और ये है हमारी डेफिनेशन. तो मैंने प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाई है कि आपने अगर इसके स्क्रीनशॉट रखे होंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, और यही आपके नोट्स हैं. एग्जाम में अगर इतना भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट. इसी में सारे की पॉइंट्स कवर्ड है. पेसल भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. वीडियो पसंद आई है तो पता है क्या करना है, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपको पता चल जाएगा, और तब हम बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट